दोस्तों इस वीडियो पे बात करेंगे बायोलॉजी के 5 सबसे महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो बायोलॉजी का पेपर होता है इसमें आपकी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण अंतर, ठीक है ना, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो टिप्पणियों का वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अंतर के ऊपर, ठीक है। तो 5 ऐसे क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर है, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये आपका पहला सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है। तो चलिए जानते हैं इसमें आपको क्या कैसे ये लिखना है, किस प्रकार से और कौन कौन से अंतर इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो पांचों को आप लोग देखिएगा, सभी महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तरफ आपका देख सकते हैं भ्रूण कोश है और एक तरफ है भ्रूण पोष। तो देखिए भ्रूण कोश की बात करते हैं। इसमें पहला आपका अंतर है, एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है और यह आवृत्तिबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है। मतलब बात करें हम लोग अगर जो भ्रूण कोश होता है ये क्या होता है, क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्तित होता है और आवृत्तिबीजी, कौन से पौधे, आवृत्तिबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भ्रूण पोष की। तो इसमें देखिए ये त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3n केंद्रक से विकसित होता है और अनावृत्तिबीजी पौधों में यह युग्मकोद्भिद n ही होता है। यानी कि जो ये आपका भ्रूण कोश है ये किसमें होता है, आप अनावृत्तिबीजी पौधों में, और जो भ्रूण कोश है ये आवृत्तिबीजी में। तो इनमें यही पहला अंतर का होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा देखिए यहां पर है भ्रूण कोश यानी का वाला। तो भ्रूण कोश में अगर बात करें तो यह प्रायः 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्यों से बनी सदैव अगुणित संरचना है, ठीक है ना। जो भ्रूण कोश है ये क्या होता है, 8 केंद्रकों से तथा कुछ जीव द्रव्यों से बनी संरचना होती है। और बात करें भ्रूण पोष की तो इसमें होता है यह अगणित केंद्रकों यानी अगणित, इसमें काफी सारे होते हैं केंद्रकों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित यानी कि 3n, इसे बोलते हैं त्रिगुणित यानी कि 3n होता है, किंतु अनावृत्ति बीजियों में यह अगुणित ऊतक के रूप में होता है। तो ये सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसका अंतर है और 3 ही आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो इसमें देखिए तीसरा अंतर यहाँ पर भ्रूण कोश, इधर आपका भ्रूण कोश ही तो है। देखिए इसमें क्या होता है, यह मादा जनन इकाइयों को आश्रय देने वाली संरचना होती है। किसमें, मादा जनन, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था इसमें आपने देखा होगा कि मादा युग्मकोद्भिद होता है। तो ये आपका मादा जनन इकाइयों को क्या करता है, आश्रय देने वाली संरचना होती है। बात कर लेते हैं भ्रूण पोष की। इसमें क्या होता है, इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है, निषेचन के बाद इसका निर्माण होता है। तो ये आपके इसके 3 महत्वपूर्ण अंतर हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट अंतर चलिए कौन सा तैयार करना है। तो अगला अंतर यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने है जो कि एकदम महत्वपूर्ण है। आपके केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है, डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर बताइए। डीएनए आरएनए आप जानते होंगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और ये होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए एक तरफ डीएनए है एक तरफ आरएनए है। इसमें पहला अंतर देखिए, डीएनए जो होता है 2 पॉलीपेप्टाइड कुंडलियों से बना होता है, ठीक है ना, 2 पॉलीपेप्टाइड कुंडलों का बना होता है। आरएनए की बात कर लें तो ये 1 राइबोटाइड कुंडल का बना होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है और ये पॉलीराइबोटाइड से बना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया दोनों में पहला अंतर। अब बात करते हैं दूसरा। देखिए सेकंड आपके यहाँ पर है जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ये तो बहुत सिंपल है। आरएनए की बात कर लेते हैं, इसमें राइबोज शर्करा होती है। तो देखिए आसान से हैं, इनको याद कर लीजिएगा, बराबर नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में तीसरा यहाँ पर देखिए तो इसमें थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। जो डीएनए होता है इसमें क्या होता है, थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। आरएनए में क्या होता है, तो आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि आपका आरएनए में जो होता है, आरएनए में थाइमीन का विस्थापन किसके द्वारा होता है, तो यूरेसिल द्वारा, ठीक है ना। तो थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है आरएनए में और इसमें डीएनए में थाइमीन ही होता है नाइट्रोजन बेस। अब इसके बाद देखिए अगला अंतर आपके सामने यहाँ पर है, यह अनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है या रखता है, ठीक है ना। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसके ऊपर मैंने हाल्से और चेज का एक मॉडल दिया है और उन्होंने सिद्ध किया था कि डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। तो ये अनुवांशिक पदार्थ होता है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण
करता है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर आता है आरएनए। आरएनए क्या होता है? यह आनुवंशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणुओं में यह आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला डीएनए में क्या होता है? यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश आरएनए को देता है। संदेशवाहक आरएनए यानी कि एमआरएनए जिसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है ना। तो ये होता है। और बात करते हैं आरएनए की। आरएनए में क्या होता है? यह डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण कराता है। किसके द्वारा? डीएनए के आदेश के अनुसार प्रोटीन का संश्लेषण कराता है। तो ये 5 सबसे महत्वपूर्ण अंतर है इसमें डीएनए और आरएनए के। अगला अंतर चलिए देखते हैं। अगला अंतर यहाँ पर देख सकते हैं आपका होने वाला है जन्मजात प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। एक तरफ है जन्मजात प्रतिरक्षा और एक तरफ है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है ना। तो जन्मजात की बात करते हैं। फर्स्ट है यह एक प्रकार की अवशिष्ट प्रतिरक्षा है, ठीक है ना। जो आपकी जन्मजात प्रतिरक्षा है ये क्या है? एक प्रकार की अवशिष्ट प्रतिरक्षा है। और बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा की। तो देखिए यह रोगजनक विशिष्टता है, ठीक है ना। क्या है? रोगजनक विशिष्टता होती है। दूसरा देखिए जन्मजात में यह जन्म के समय में उपस्थित रहती है, ठीक है ना। किस समय? जन्म के समय पर उपस्थित रहती है। और उपार्जित प्रतिरक्षा में बात करें इसका अविलक्षण स्मृति है। क्या होता है? इसका अविलक्षण स्मृति है, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर जन्मजात प्रतिरक्षा में देखिए तीसरा अंतर। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करती है, ठीक है ना। इसे अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं या शारीरिक रोध भी कहते हैं। मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म के समय ही अगर कोई बीमारी आती है तो उससे लड़ने की क्षमता जो है प्रोड्यूस करती है या कहें तो उत्पन्न करती है, ठीक है ना। ये होता है जन्मजात प्रतिरक्षा। अब बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा में। देखिए क्या होता है? तो उपार्जित प्रतिरक्षा हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह एक अनुक्रिया करता है। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीयक अनुक्रिया होती है। जैसे इसका उदाहरण है मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा, ये होती है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है ना। तो ये 3 अंतर हैं, इनको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसमें आपके जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा का। इसके बाद अगला देखिए अंतर देखते हैं। इसके बाद देखिए आपका नंबर 4 खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए। देखिए खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है। तो इधर एक तरफ है खाद्य श्रृंखला और एक तरफ है खाद्य जाल। तो देखिए इसमें यह एक सरल प्रकार की संरचना होती है और जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण एवं एक जीव से दूसरे जीव में होता है तथा प्रत्येक पोषी स्तर पर एक ही जीव जाति होती है। ये होता है खाद्य श्रृंखला। अब बोलते हैं खाद्य जाल में। देखिए क्या होता है? तो खाद्य जाल में यह अनेक छोटी छोटी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर बनी एक जटिल संरचना के रूप में होता है। इसे बोलते हैं खाद्य जाल। अब देखिए खाद्य श्रृंखला में इधर तो इसमें आपका दूसरा है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय तथा एक ही मार्ग से होता है, ठीक है ना। जो खाद्य श्रृंखला होती है इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है एक दिशीय या एक ही मार्ग से होता है, अर्थात यहाँ कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है ना। ये होता है खाद्य श्रृंखला। अब बात करते हैं खाद्य जाल में। दूसरा देखिए तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक जाल के रूप में होता है और यहाँ प्रत्येक पोषी स्तर पर अथवा कुछ पोषी स्तरों पर एक से अधिक विकल्प होते हैं। ये होता है इसका दूसरा अंतर। अब देखिए यहाँ पर खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला का तीसरा अंतर। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? सामान्यतः जीवों की संख्या यहाँ कम होती है और खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये तीसरा काफी देखिए आसान सा और इंपॉर्टेंट अंतर है। तो 4 अंतर हो गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं 5वां आपका क्वेश्चन। तो 5 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर, ठीक है ना। एक तरफ है अंडाणु जनन, एक तरफ है शुक्राणु जनन। दोनों में क्या अंतर है देखिए। तो इसमें पहला आपका अंतर हो जाता है जनन उपकला से जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं और यह क्रिया अंडाशय में होती है। जो अंडाणु जनन प्रक्रिया है कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। और जनन उपकला में जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। शुक्राणु जनन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जनन उपकला से ही जनक कोशिकाएं प्राप्त होती है और यह क्रिया वृषण में होती है, ठीक है ना। ये क्रिया वृषण में होती है, इसे बोलते हैं शुक्राणु जनन। इसके बाद देखिए दूसरा अंतर। यहाँ पर अंडाणु जनन में दूसरा अंतर क्या देखिए तो गुणन प्रावस्था में
समसूत्री विभाजन होते हैं और अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये है आपका इसका दूसरा अंतर यानी कि अंड जनन का। अब बात कर लेते हैं शुक्र जनन की। शुक्राणु जनन में देखिए दूसरा आपके सामने है, कुड़न प्रावस्था में समसूत्री विभाजन ही होते हैं किंतु शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती हैं। ये होता है शुक्राणु जनन। इसका देखिए तीसरा अंतर। नंबर 3 यहाँ पर अंडाणु जनन में क्या होता है, देखिए संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, अंत में अंडाणु जनन का निर्माण होता है। इसमें कितनी प्रावस्थाएं बनेगी, तो टोटल 3 प्रावस्थाएं, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए शुक्राणु जनन में समान रूप से 3 प्रावस्थाएं ही पाई जाती हैं, अतः शुक्राणुओं का निर्माण अंत में होता है। तो यहाँ पर अंडाणु बनते हैं और इसमें शुक्राणु बनते हैं। इसका चौथा अंतर देखिए आपके सामने है, यहाँ पर अंडाणु जनन में देखिए एक ही मादा युग्मक बनता है, इसमें एक ही मादा युग्मक बनता है अंडाणु जनन में, और इसे अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु जनन में क्या होता है, एकमात्र कोशिका से 4 नर युग्मक बनते हैं। कितने, 4 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है ना, और इन्हें शुक्राणु कहेंगे। तो ये आपका इसमें 5वां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है, जिसे बोलते हैं अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में अंतर। तो टोटल इस वीडियो पे मैंने आपको 5 अंतर बताए हैं और 5 ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड अंतर हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही हर एक टॉपिक वाइज वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।